जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों को मैंने पहले पढ़ाया था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, जिसमें लगभग सभी क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर बच्चों को पूरे क्वेश्चन आए थे। आज फिर मैं पुनः जो परीक्षा सरकार कब डिसाइड कर दी कि अप्रैल में होगा या जून में होगा या जुलाई में होगा, वो सरकार के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम अपनी तैयारी को पहले कंप्लीट करके रखें। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर और अन्य परीक्षाओं को लेकर पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको परीक्षाओं में पूरी मदद करेगा। इन प्रैक्टिस सेट को ऐसा बनाया गया है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन आए ही आए। तो चलिए यहां पर हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो चार ऑप्शन यहां पर हैं आपके कि राजकुमार राव, दूसरा ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, तीसरा ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन है अक्षय कुमार। तो यहां पर राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा पंकज त्रिपाठी। राजकुमार राव को कोटक महिंद्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अक्षय कुमार को। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है पंकज त्रिपाठी। एक बात मैं यहां पर बता दूं कि एम्बेसडर, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, किसी भी संस्था के हो सकते हैं, किसी भी योजना के हो सकते हैं। वो उसको प्रायोजित करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करने वालों को, प्रचार करने वालों को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना हुई थी 2008 में आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना की गई थी सन 2008 में, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंकज त्रिपाठी को। यहां पर मैंने बता दिया है कि राजकुमार राव को कोटक महिंद्रा का और आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का। यूनिसेफ जानते हो, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में क्वेश्चन आता है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसके चार आंसर लिखे हैं। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उन्नाव, ओखला पक्षी अभयारण्य ललितपुर, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्य अभयारण्य बस्ती। तो इसमें से राइट आंसर, सही सुमेलित कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सही सुमेलित इसका आंसर है सांडी पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य आपका हरदोई में है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य आपका उन्नाव में ना होकर संत कबीरदास नगर में है। ओखला पक्षी अभयारण्य आपका ललितपुर में ना होकर नोएडा में है, नोएडा। सांडी पक्षी अभयारण्य आपका हरदोई में। महावीर स्वामी वन्य पक्षी अभयारण्य आपका बस्ती में ना होकर ललितपुर में है, ललितपुर। तो इस तरह से आपका सही आंसर हुआ सांडी। तो ध्यान रखना यहां पर एक बात और समझने की है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? जो वन्य जीवों के रहने के स्थान को वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है।
और पक्षी अभयारण्य, पक्षियों के रहने के स्थान को पक्षी अभयारण्य कहा जाता है, ध्यान रख लेना। यहीं पर एक चीज याद करने की है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं, वो किया गया था पारित 1972 में। और यहीं पर पक्षी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1912 में। और ये अधिनियम वन्य जीव जंतुओं की, पक्षियों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए एक चीज यहां पर और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन ललितपुर, अभी पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी। ललितपुर जिला यूपी का प्रमुख जिला है जो यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। पिछली बार आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा था, यूपी में केवल यूरेनियम कहां मिलता है? ललितपुर जिले में, ध्यान रखना। और उन्नाव में सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पर है? उन्नाव में। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखा है यहां पर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, केन नहर, घाघरा नहर। तो सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की शारदा नहर, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत जिले में है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, जो पीलीभीत जिले में, जिसकी लंबाई है 350 किलोमीटर। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से निकाली गई है, गंगा नदी से। शारदा नहर शारदा नदी से निकाली गई है। केन नदी से निकाली गई है, केन नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, केन नदी। घाघरा नहर घाघरा नदी से निकाली गई है, घाघरा नदी से। और घाघरा नदी को प्राचीन नाम है सरयू नदी, सरयू नदी। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। यहां पर एक बात और याद करने की स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन और हम लंबा करते हैं। क्वेश्चन आपको आता है कि मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था? मध्यकालीन भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था? जल्दी बताइए सब लोग। तो यहां पर सबसे पहले निर्माण करने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहां स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे, मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में, मथुरा में। तो उत्तर प्रदेश का तेल शोधन कारखाना है मथुरा में। तेल शोधन कारखाने से मैं संबंधित आपको जानकारी दूं, इसको बोलते हैं तेल रिफाइनरी। क्या बोलते हैं बेटा? तेल रिफाइनरी बोलते हैं, तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी यानी कि जहां पर कच्चा तेल शुद्ध किया जाता है। कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो कच्चा तेल जो विदेशों से लाया जाता है उनको शुद्ध करने के लिए तेल शोधन कारखानों का प्रयोग किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहला तेल कारखाना है मथुरा में, और दूसरा स्थापित किया गया है अभी वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में केवल कितने तेल शोधन कारखाने हैं? 2, पहला मथुरा में और अभी स्थापित जो किया गया है वो वाराणसी में। यहां पर और बातें हमें समझने की हैं, एक थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। जिसे बोलते हैं हम कच्चा तेल, कच्चा तेल, इसी को हम पेट्रोलियम पदार्थ बोलते हैं। यहां पर बड़ा अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, समझने की बात है। पेट्रोलियम पदार्थ जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। कच्चा तेल लाया जाता है जहाजों के माध्यम से विदेशों से, जहाजों के माध्यम से विदेशों से लाया जाता है। और जहाजों के माध्यम से जो लाया जाता है, जहाजों के द्वारा जब समुद्री तट पर पहुंचता है भारत के, तो इसे रेलगाड़ियों के द्वारा, पाइपलाइनों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा तेल रिफाइनरों तक पहुंचाया जाता है। यही पेट्रोलियम पदार्थ
जब तेल रिफाइनरी में जाता है तो वहीं पर इसको शुद्ध किया जाता है, तेल रिफाइनरी में शुद्ध किया जाता है, और इसी तेल रिफाइनरी से इसको शुद्ध करते समय धुआं निकलता है। इसी धुएं से SO2 और NO2 दो प्रदूषित गैसें निकलती है। और ध्यान रखना, SO2 और NO2 गैसें ही अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन बार बार आता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? SO2 और Na2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब यही अम्लीय वर्षा होती है तो निम्नलिखित को नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो ताजमहल हो, ताजमहल का पीला रंग पड़ रहा है SO2 के कारण और NO2 के कारण। मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा बहुत ही नुकसानदायक होती है। और अम्लीय वर्षा किसके लिए जिम्मेदार होती है? SO2 और NO2। तो ये हमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेंगलुरु में, पुणे में, नई दिल्ली में, इंदौर में। तो कहां पर? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उसका निदान करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया गया है दिल्ली में। और ध्यान रखना, पर्यावरण से संबंधित 3R का प्रयोग किया जा रहा है, 3R, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट R, सेकेंड R और थर्ड R, इनकी फुल फॉर्म पूछता है। पहले R का अर्थ है यहां पर रिड्यूस का मतलब होता है मना करना। दूसरे R का अर्थ होता है रीयूज, पुनः उपयोग। यानी कि जो हमारे पास पहला पात्र है जो प्लास्टिक का है, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि उसको यूज ना करें, उसको प्रयोग ना करें। दूसरा बात, यदि हम उसका यूज कर रहे हैं तो उसका पुनः उपयोग करें, पुनः उपयोग में लाएं। और तीसरे R का मतलब होता है रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रण, यानी कि उसको फेंकने की बजाय उसको बेच दिया जाए। जो कबाड़ी आते हैं प्लास्टिक लेने के लिए, उनको बेच दिया जाए, क्योंकि उसका पुनः चक्रण करके नया पॉट्स आ सके। तो ये 3 R हैं। पहले R का क्या अर्थ है, दूसरे R का क्या अर्थ है, तीसरे R का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहां पर और चर्चा करें हम तो बेंगलुरु, यहां पर इसरो का मुख्यालय भी है, इसरो का मुख्यालय भी है यहां पर। पुणे के पास पड़ता है, पुणे के पास आपका एक स्थान आता है, पुणे के पास खड़गवासला, पुणे के पास एक खड़गवासला है। यहां पर NDA का मुख्यालय, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? खड़गवासला में, जो पुणे के नजदीक है। और ध्यान रखना, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी कब? देखिए बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन मैं समझाऊं। दिल्ली भारत की राजधानी, ये है नई दिल्ली। पहले राजधानी थी कलकत्ता, भारत की कलकत्ता, जो 1773 में बनी थी। उसके बाद दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। उसके बाद राजधानी नई दिल्ली बनी, और नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में। ये बात नोट कर लेना। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कलकत्ता थी, 1773 में बनी। कलकत्ता से दिल्ली बनी 1912 में, आई थी 1911 में, और दिल्ली से बनी नई दिल्ली 1931 में। 1931 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। और इंदौर 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, लगातार 5वीं बार। और मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी बोलते हैं। ध्यान रखना,
तो सूर्य का मंदिर यानी कि कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोलगंग ने। नरसिंह देव बर्मन चोलगंग ने सूर्य का कोणार्क मंदिर बनवाया था और इसको ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस मंदिर में 12 जोड़ी यानी कि 24 पहिए हैं, 24 पहिए, जिनको 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। इस तरह की आकृति इसकी दर्शाई गई है। और यहां पर बात मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट आपको एक मूल जानकारी दे दूं कि भारत में सूर्य के 3 मंदिर हैं। भारत में 3 मंदिर हैं, ध्यान रखना। सबसे प्रमुख है कोणार्क मंदिर जो कि आपका उड़ीसा में है। दूसरा है मार्तंड मंदिर, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और तीसरा मंदिर है, अभी शायद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा था, मोढेरा का मंदिर, ये है आपका गुजरात में। तो क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछता है कि पूरे भारत में सूर्य देवता के कितने मंदिर हैं? 3। सबसे प्रमुख है कोणार्क मंदिर, दूसरा है मार्तंड मंदिर, तीसरा है मोढेरा का मंदिर। तो मोढेरा का मंदिर गुजरात में है, मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर में है और कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में। तो एक क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा यहां से पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो इसमें 4 रंग दे रखे, पीला, बैंगनी, हरा, लाल। तो सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा लाल रंग की और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आता है। इसमें से पीला रंग द्वितीयक रंग है। पीला रंग कैसा है? द्वितीयक रंग। और ये ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं और द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। और द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? पीला, मैजेंटा और सियान। ये 3 रंग द्वितीयक कलर होते हैं और ये 3 रंग प्राथमिक कलर होते हैं। इनमें से लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण सूर्य निकलते समय और छिपते समय लाल रंग का दिखाई देता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, एक बार क्वेश्चनों को कर लो, आपको पुलिस परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे, पित्ताशय, पीयूषी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। तो इसमें दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं। पेनक्रियाज ग्रंथि भी बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि को। अब यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? यकृत ग्रंथि। सबसे छोटी पूछ लेता है, सबसे छोटी कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि।
बोलते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ लेता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के बाद भी और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको मिलूंगा अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप स्टडी करिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।